अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है और आज की वीडियो में जो न्यूमेरिकल करेंगे ना, उनमें से एक न्यूमेरिकल 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। कितना परसेंट? 100%। एक वीडियो देख लो, पूरे चैप्टर के कंप्लीट न्यूमेरिकल्स हम कर लेते हैं। सही है। और ये चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत मुश्किल हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो बहुत आसान भी हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि आखिर ये माइनस प्लस एक्स वाई ये क्यों आ रहा है। तो आप इस न्यूमेरिकल की वीडियोस को ज़रूर अच्छी तरह वॉच करना, ठीक है। क्लास 9 है, चैप्टर 2 है, काइनेमेटिक्स है, कंप्लीट न्यूमेरिकल करेंगे। वर्क एग्जाम्पल में जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं वो भी करेंगे, सेल्फ असेसमेंट में जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं वो भी करेंगे, अगर मौजूद हुआ। नहीं हुआ तो फिर कैसे कर सकते हैं। यूनिट के एंड पर, यानी जो चैप्टर के एंड पर आपको 6 न्यूमेरिकल्स गिवन है वो भी करेंगे, पूरा चैप्टर कवर करेंगे। सही है। अच्छा देखो, यहाँ मैं आपको कहूँगा कि हमारे ग्रुप्स स्टार्ट हो गए हैं और उसमें गैस पेपर वगैरह तमाम मटेरियल जो है वो हमने मतलब शेयर करना शुरू करने वाले हैं। यानी गैस पेपर जुलाई में इंशाल्लाह आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको केमिस्ट्री के गैस पेपर मिलेंगे, उसके अलावा फिर फिज़िक्स और मैथ, तमाम सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल विद न्यूमेरिकल सॉल्व। तो आप लोग ग्रुप में जल्दी से ऐड हो जाओ ताकि आपको तमाम चीज़ें मिल जाए, टाइम आपका वेस्ट ना हो। सही है। चलो स्टार्ट करते हैं और अपनी जो है वो लेक्चर्स को आगे लेके चलते हैं। बस मैं ज़रा सा इस लाइन को ड्रॉ कर लो। चलो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं कि सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके पास क्या गिवन है। बहुत आसान, बहुत इजी न्यूमेरिकल गिवन है। आओ इसको करते हैं। देखो आपको क्या कहा जा रहा है, आपको कह रहे हैं फाइंड, यानी आपके पास वर्क, मेरे साथ लिखते रहना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, सही है। वो आपको क्या कह रहे हैं, फाइंड। अब फाइंड क्या करना है आपने, यानी टू फाइंड। क्या करना है आपने, ए डॉट बी। अब ए डॉट बी कैसे फाइंड होगा मैं आपको तरीका बताता हूँ। अच्छा, गिवन डेटा देख लो। गिवन डेटा क्या दिया भाई, गिवन डेटा में आपको दिया हुआ है इन्होंने, गिवन डेटा में आपको दिया हुआ ए की वैल्यू, ए एक वेक्टर है, वेक्टर की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है आई माइनस 2j प्लस के, सही है। उसके बाद b की वैल्यू इन्होंने आपको गिवन की है जो कि है 3i, सही है, माइनस 4j, उसके बाद दिया हुआ है 2k, सही है। ये i j k की फॉर्म में आपको यानी दो वेक्टर दे दिए, एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है। अब आपने दोनों वेक्टर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो चलो डॉट प्रोडक्ट का तरीका देखो कैसे होता है। देखो डॉट प्रोडक्ट में आप क्या करोगे, सबसे पहले a वेक्टर लिखोगे, फिर b वेक्टर, इस तरह से शो करोगे कि आपने डॉट प्रोडक्ट लिया है। और यही यहाँ पर भी आपको लिख के दिया हुआ है ना। अच्छा, अब पहले वेक्टर लिख लोगे i 2j प्लस के। अच्छा, अब वेक्टर आपको पता है ना, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और उस तरीके और यूनिट भी हो, इससे हम जो क्वांटिटी डिफाइन करेंगे वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे आपके पास फोर्स हो गई, इसके अलावा आपके पास वेलोसिटी हो गई, इस तरह की क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। अच्छा, क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। 3i माइनस 4j माइनस 2k। अच्छा, अब देखो डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका सीखो। डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, i वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगी। यानी ये जो i वाला आपको पैरामीटर दिया हुआ है, ये जो i वाली चीज दी हुई है, ये i वाली से ही मल्टीप्लाई होगी। अगर i वाली को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखो दो डिफरेंट, बात समझ लो, हमेशा याद रखना, दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब मुझे ये समझाने के लिए आपको जो है ना पीछे फिजिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें लेके जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने ये चीज़ें पढ़ ली होंगी कि आखिर ये 0 क्यों होता है, ठीक है। क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल आने से 0 हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन सेम अगर आपके पास क्वांटिटी है, यानी सेम पैरामीटर्स हैं i डॉट i, तो ये 1 होता है, समझ गया। तो इसीलिए i सिर्फ i से मल्टीप्लाई होगा। अगर i को j से कराओगे और i को 2 से कराओगे तो वो 0 आए। तो स्टूडेंट अब इसको आपने समझ लिया, अब इसको ज़रा कर लेते हैं। देखो डॉट वाला सिर्फ i वाला सिर्फ i से मल्टीप्लाई होता है डॉट प्रोडक्ट में। अगर i को j से कराओगे तो 0 होगा। यहाँ पे मैंने ये लिख भी दी है कि i डॉट j 0 होता है, तो इसीलिए i को हम j से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे क्योंकि वो 0 आंसर दे देगा। समझ में आ रही है ना बात। यानी i को सिर्फ i से मल्टीप्लाई करा सकते हो।
आई को अगर जे से कराया तो 0 आ जाएगा, क्योंकि देखो ये ब्रैकेट है और एक ब्रैकेट जब दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है तो ये रूल है ना कि इसको आपने इससे भी मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे भी, फिर इसको इससे भी। मगर वेक्टर में क्या होता है कि आई डॉट जे 0 होता है, तो इसीलिए हम नहीं मल्टीप्लाई कराते, जस्ट आई को आई से कराते हैं, याद रखना हमेशा। तो ये हो गया 3 आई डॉट आई, सही है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और जे को सिर्फ जे से मल्टीप्लाई कराते हैं, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 हो गया, ठीक है, तो जे डॉट जे हो गया आपके पास। अब के से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस प्लस माइनस 2k हो गया आपका, के डॉट के आ गया, ठीक है। अच्छा ये ज़रूर लगाना, इससे पता चलता है कि यूनिट वेक्टर है आपके पास, ठीक है। अच्छा अब ज़रा इन्हें सॉल्व कर लेते हैं आपस में। तो ये आ गया आपके पास, देखो आई डॉट आई 1 के बराबर होता है और जे डॉट जे भी 1 के बराबर होता है और के डॉट के भी 1 के बराबर होता है। देखो ये दोनों आपस में सॉल्व हुए, कितना आ जाएगा 6, है ना, 6 आ जाएगा ना। अब 6 + 3 तो ए डॉट बी जो आ रहा है आपके पास आ रहा है 9, तो 9 आपका फाइनल आंसर था। 9 आपका क्या था, फाइनल आंसर। तो देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आसान था, बात समझ आई होगी, ठीक है। अब इसको यहीं तक रखते हैं, यहीं तक जाएगा ये। अब दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं, वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं और उसको ज़रा डिटेल में समझते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखो इसको ज़रा समझना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला आपका जो है ना न्यूमेरिकल है। तो हमारा अब क्या आ गया, वर्क एग्जाम्पल, मैं डायग्राम भी ड्रॉ करूँगा ताकि बात अच्छी समझ में आए। नंबर 2, ठीक है, पहले गिवन डेटा लिख लो, अच्छा उसके बाद टू फाइंड लिख लो। अच्छा गिवन डेटा में आपको क्या किया हुआ है, गिवन डेटा में जस्ट उन्होंने एक फिगर दी है, उस फिगर से ही सारी चीज़ें हमें समझ आएंगी। कहा हुआ है अ टर्टल स्टार्ट एट द ओरिजिन। देखो अब क्या कह रहे हैं जरा मैं समझाता हूँ आपको, पूरी डिटेल समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, रट्टा नहीं लगाना। टर्टल ना ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन का मतलब क्या है, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में आके मिलती है ना, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में दोनों आके मिलती हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं। ये ओरिजिन है। टर्टल ने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से टर्टल ने शुरू किया चलना, और अभी टर्टल आपका यहाँ पर आ चुका है, अभी आपका टर्टल यहाँ पर आ चुका है चलकर, ठीक है। अच्छा और किस स्पीड से ये यहाँ पर आया है, स्पीड क्या है इसकी, इसकी स्पीड है v0। अब गिवन डेटा लिख लेते हैं, गिवन डेटा, फिर टू फाइंड लिख लेते हैं। अच्छा स्पीड जो है इसकी, इसको हम v0 कहेंगे, और वो स्पीड क्या है इसकी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो इसकी स्पीड हमने यहाँ सेंटीमीटर में रखी है, तो हम कैलकुलेशन भी सेंटीमीटर में करेंगे, कोई मसला नहीं है, मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पर बुक में भी इसी तरह कराया गया। अच्छा अब ये आ गई आपकी वाई एक्सिस, ये क्या बन गई आपकी वाई एक्सिस। अच्छा अब टर्टल एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस से, वो गिवन है। टर्टल आपका एंगल बना रहा है 25 डिग्री का, यानी एंगल मुझे मिल गया 25 डिग्री का। देखो टर्टल अगर सीधा चला जाता ना, ऐसे चला जाता, ऐसे चला जाता, तो एंगल 0 होता, मगर टर्टल थोड़ा स्लोप बना कर गया, एंगल बना कर गया, तो इसीलिए 25 हो गया। सही है, बात समझ आ गई। अच्छा अब वो कह रहे हैं इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी एंगल बता दिया, और साइन से भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये इस तरह का साइन बना हुआ है। टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी इसके रिस्पेक्ट से, एक्स के रिस्पेक्ट से इसने एंगल बनाया। याद रखना एक एक वर्ड का मतलब है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ टर्टल 10 सेकेंड लेटर, 10 सेकेंड बाद, यानी अगर टाइम 10 सेकेंड गुजर जाए, टाइम 10 सेकेंड गुजर जाए तो 10 सेकेंड बाद टर्टल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब कोऑर्डिनेट्स आपको समझ नहीं आ रहा होगा, है ना। कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि v0 x की वैल्यू क्या होगी, यानी x कंपोनेंट क्या होगा, उसने x डायरेक्शन में, देखो उसकी वेलोसिटी 2 डायरेक्शन में आ रही है, टर्टल 1 डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। जरा टर्टल की मोशन देखो, टर्टल y एक्सिस पे भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ पर भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ पर भी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो टर्टल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे कि उसकी वेलोसिटी x कंपोनेंट में कितनी है, y कंपोनेंट में कितनी है। ये जो है ना ये रिजल्टेंट है, ये आपको जो दी हुई है ये रिजल्टेंट दी हुई है, ये क्या दी हुई है, रिजल्टेंट, ठीक है, ठीक है, ये रिजल्टेंट आपको दी हुई है। तो इस चीज़ को ज़रा समझना, इसको कंफ्यूज मत करना। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो v0 x होगी, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो v0 y होगी।
तो वो वी नॉट एक्स मांग रहे हैं और वी नॉट वाई मांग रहे हैं, वो कोई मुश्किल नहीं, हम निकाल लेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ भी मांग रहे हैं कि टर्टल कितना दूर गया, डिस्टेंस कितना कवर किया, ये भी निकालो, तो डी भी निकालना है। चलो सारी चीज़ें निकालते हैं, कोई कंफ्यूज और परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। देखो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है ना, तो मुझे वेलोसिटी चाहिए होगी, क्योंकि देखो ना, देखो यहाँ पर उसका क्या डिस्टेंस है, मुझे ये निकालना है। अब मैं डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकता ना ये देख करके यार इतना चला है ये, नहीं, कैलकुलेशन करनी होगी। तो पहले मैं वी नॉट एक्स निकाल लेता हूँ, वी नॉट वाई निकाल लेता हूँ। वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई की मदद से मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। देखो पहले मैं वी नॉट एक्स वी नॉट वाई निकाल लूंगा, फिर मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाकर ये निकाल लूंगा। देखो सिंपल फॉर्मूला तो ये होता है वेलोसिटी का, है ना। मगर आप बात कर रहे हो एक्स कंपोनेंट की, एक्स कंपोनेंट की, कंपोनेंट, अगर आप एक्स कंपोनेंट की बात करो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी नॉट एक्स इक्वल टू टी। अब ऐसा क्यों हुआ जरा समझो। देखो मैं एक्स कंपोनेंट में क्या वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस में क्या वेलोसिटी है, इस चीज की बात कर रहा हूं। तो जब एक्स एक्सिस में क्या वेलोसिटी है, तो फिर जो डिस्टेंस आएगा वो सिर्फ एक्स एक्सिस वाला आएगा ना, जरा समझो, एक्स एक्सिस वाला आएगा। क्यों? क्योंकि मैं वी नॉट एक्स यानी यहां पर कितनी वेलोसिटी ये देख रहा हूं। इसी तरह से अगर वाई कंपोनेंट की बात कर लूं, बुक में ना बहुत शॉर्टली सॉल्व हुआ भाई ये, वी नॉट वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन टी, इसको याद रखना। अब मसला क्या आ रहा है, वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई निकालते हैं। अच्छा अब जरा हम ट्राइंगल को देखते हैं, उसकी मदद से काम करेंगे। ट्राइंगल के सामने जो एंगल होता है वो होता है परपेंडिकुलर, है ना। ये होता है रिजल्टेंट यानी हाइपोटेन्यूस, सबसे बड़ा साइड, और ये होती है आपकी बेस। देखो परपेंडिकुलर कैसे पता चला, एंगल के बिल्कुल सामने। हाइपोटेन्यूस कैसे पता चला कि ये सबसे बड़ी साइड है। फिर बेस बच गई जो नीचे वाली होगी। अच्छा अब मैं क्या चाहता हूं निकालना, मैं ये निकालना चाहता हूं, क्योंकि देखो मुझे ना वी नॉट पता है, वेलोसिटी पता है मुझे, रिजल्टेंट वाली वेलोसिटी पता है। तो मैं यहां पर टिग्नोमेट्री यूज करता हूं। वो अक्सर लोग कहते हैं ना टिग्नोमेट्री कहां यूज हो रही है, जब पढ़ी ही सही नहीं है तो फिर यूज कैसे करोगे। सही से पढ़कर तो आओ, फिर यूज करना भी सीख लोगे, रियल वर्ल्ड में कहां इस्तेमाल होती है। तो टिग्नोमेट्री लगाता हूं यहां मैं, टिग्नोमेट्री लगाते हैं, ठीक है। साइन लगाते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ना। परपेंडिकुलर क्या है, देखो ये वी नॉट वाई होगा। क्यों? क्योंकि वाई कंपोनेंट में वेलोसिटी, देखो ना ये चीज वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी है ना, ये एक्स कंपोनेंट, तो क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस क्या है, वी नॉट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू वी नॉट वाई और वी नॉट, समझ आ गया। तो वी नॉट वाई का फॉर्मूला क्या आया, वी नॉट साइन थीटा, सही। तो वी नॉट वाई निकाल लेते हैं, तो 10 और 25, ठीक है। अब एक साथ कैलकुलेशन कर देते हैं, समझ में आ रहा है ना। देखो कोई भी चीज़ मैं बगैर समझाई नहीं कर रहा, एक एक पॉइंट समझा के लिख रहा हूँ, ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो इस चैप्टर में वो समझ सके। तो क्या आया आपके पास, 4.226 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा अब देखो मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास वेलोसिटी आ गई वाई कंपोनेंट के लिए, वजह मैंने बता दी कैसे आई, ठीक है। अब हम निकालते हैं एक्स निकालते हैं, क्योंकि मुझे डी निकालना है, डी मेरा कंसर्न है। उसके लिए पहले मुझे एक्स चाहिए होगा, तो एक्स निकाल लेते हैं। फॉर एक्स एक एक करके निकालते रहते हैं। तो एक्स के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, वी नॉट एक्स और टी आपको पता है कितना है, 10 और 2.446 और 10, तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास कुछ 40 के करीब चला जाएगा। 4.22 मल्टीप्लाई 6 भी लगा लेते हैं, 10, तो ये हमारे पास आ रहा है 42.26 सेंटीमीटर। यूनिट तो कोई मुश्किल नहीं है समझना पहचानना। देखो ये आपने एक्स कंपोनेंट के लिए चीज़ें को निकाल लिया, जो कि बहुत ज़बरदस्त काम आपने किया, ठीक है। ठीक है, एक्स कंपोनेंट के लिए आपने चीज़ों को जो है वो वाई कंपोनेंट के लिए आपने चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया। ये एक गलती हो रही है, ये हमने ना फॉर्मूले में एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। हमने काम किया है वाई कंपोनेंट के लिए, हमने काम किसके लिए किया है, वाई के लिए किया है ना। और हमने यहाँ एक्स लिख दिया, तो ये वाई आएगा बच्चों, ये बस इतना सा सीख कर लो, बाकी गलती नहीं है। क्योंकि देखो ना मैंने वी नॉट वाई लिख रखा है और यहाँ मैंने एक्स कर दिया, तो कोई मसला नहीं है, आंसर फिर भी ठीक आ जाता है। लेकिन ये मिस्टेक है, ये
y कंपोनेंट के लिए निकाला है मैंने, इधर के लिए निकाला है मैंने, इसलिए इसे y कहूँगा मैं। y डिस्टेंस है बेसिकली। चलो यहाँ गलती से जल्दी जल्दी में, बस बाकी कोई एरर नहीं है, बाकी सब सही है, बस जल्दी जल्दी में यहाँ एरर आया। अच्छा, अब हम काम करते हैं v नॉट x के लिए, तो यहाँ लिख लेते हैं फॉर v नॉट x। देखो अब मुझे चाहिए बेस चाहिए ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किस में आता है, कॉस में, है ना। तो यहां मैंने लगा दिया कॉस थीटा, क्योंकि बेस की वेलोसिटी चाहिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, v नॉट x, और हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज है तो v नॉट रहेगा, क्योंकि देखो ना यहां भी हाइपोटेन्यूज v नॉट तो वहां भी v नॉट, तो आपके पास आ गया v नॉट x इज इक्वल टू v नॉट कॉस थीटा, v नॉट x, और ये आ गया आपके पास 10 था ना, हाँ 10 वही था, 10 हुआ था, हाँ कॉस 25। अब जस्ट कैलकुलेशन डन करो, अपनी कैलकुलेशन करो, तो ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 10 मल्टीप्लाई कॉस 25, तो ये आ रहा है आपके पास ऑलमोस्ट 9.0, इतना आ रहा है आपके पास 9.0, ठीक है, ठीक है। अब सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा अब देखो v नॉट एक्स आ गया, तो इसका इस्तेमाल कर x निकाल लो, तो फॉर x, तो v नॉट एक्स और t v नॉट, सॉरी ज़रा मैं समझा देता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ, जस्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करो, x निकाल लो, तो x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स और ये t, तो v नॉट एक्स कितना निकाला 9.06, और 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा 19.6 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर है। देखो y आ गया, x आ गया, अब y और x की मदद से रिजल्टेंट निकालने का क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद करो जरा, वेक्टर के चैप्टर को दोहराओ, कि आपके पास y एक्सिस की वैल्यू मौजूद है और x एक्सिस की वैल्यू मौजूद है, उन दोनों को यूज करके डिस्टेंस निकालना है, ये वाला। तो कैसे निकालोगे, याद आ रहा है कि d कह लो या r कह लो, होल रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद आ रहा है, याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा होगा। तो यहां हम निकालेंगे फॉर d, या इसे हम कह लेते हैं रिजल्टेंट यानी x और y को मिलाकर जो डिस्टेंस बना है आपका, उसे रिजल्टेंट कहते हैं। तो d इज इक्वल टू होल रेडिकल x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अच्छा इन्होंने ना इसे डेल्टा x शो किया है, तो चाहो तो डेल्टा x भी शो कर सकते हो, मसला नहीं है, मैंने सिर्फ x शो कर दिया है। तो x कितना निकाला 19.6 का स्क्वायर प्लस 42.3 का स्क्वायर, एक साथ रख के इसकी कैलकुलेशन डन करो और ज़रा मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। तो 90.6 का स्क्वायर प्लस 42.3 का स्क्वायर, द आंसर इज 99.98, ऑलमोस्ट 100 है, 100 लिख लो इसे, 100 सेंटीमीटर। जब इस तरह के आंसर आया करे ना 99.91, 99.98, तो 100 लिख के छोड़ दिया करो, ये आंसर 100 पर ही होता है। तो देखा आपने कैसे मैंने किया, एक एक चीज़ मैंने क्लियर करी आप बच्चों को, कोई भी चीज़ मैंने आपसे छुपाई नहीं, क्योंकि छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, छुपाऊंगा तो आपको बात समझ नहीं आएगी, ठीक है। और बात समझाना ही मेरा असल मकसद है और मेरा पर्पस है। तो एक एक चीज़ आपके सामने खोल के रख दी है, आई होप कोई बच्चा आप इसे भूलेगा नहीं ज़िंदगी भर, कि एक एक चीज़ मैंने आपको बताई, पूरा प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया। इसको एज इट इज़ अगर पेपर में आपने डन कर दिया ना, यकीन मानो पूरे नंबर हैं आपके पेपर में, पूरे नंबर। और आ सकता है ये इस तरह के पूछते हैं न्यूमेरिकल, तो उससे पता चल जाता है कि बच्चे की तैयारी कितनी है, उसकी प्रिपरेशन कितनी है। अच्छा चलो, अच्छा इनके टेस्ट वगैरह ना मैं ग्रुप में भेजूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो जो बच्चे ग्रुप में ऐड हैं वो इसके टेस्ट भी दीजिएगा, ताकि आपका रिजल्ट बनकर आपको मिले, आपको पता चले कि हाँ मेरी प्रिपरेशन कितनी हो रही है एमी इंग्लिश सेंटर के ग्रुप्स वगैरह से, ताकि आपको बात अच्छी समझ में आए। मेरा मकसद है ताकि आपको बात समझा दूँ। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा कपड़ा अगर हमारा अच्छा काम करे तो हम जल्दी जल्दी से रिमूव करें, ठीक है। अच्छा अब हमारे दो ही न्यूमेरिकल हुए हैं, लेकिन आगे जो न्यूमेरिकल है वो सब आसान है, बस ये एक दो कुछ न्यूमेरिकल इसमें हैं लेंदी, लेकिन बाकी आसान है, बाकी कोई मुश्किल वाली चीज़ें देते ही नहीं है ये लोग। चलो देखो इसका आंसर आपके पास नोट्स में मौजूद है,
लेकिन वो बहुत शॉर्ट किया गया है। ऑब्वियस है, वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलेंगे। चलो अब ब्लैक पेन को हम ड्रॉप करते हैं और ब्लू पेन को हम यूज़ करते हैं। अच्छा, वर्क एग्जाम्पल नंबर 3, चलो समझते हैं। अ कार विथ एन इनिशियल वेलोसिटी, देखो सिंपल समझो, आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, और इंशाल्लाह आप इन फ्यूचर भी अपनी कार खरीदोगे, तो आपके पास एक कार है, ठीक है। उस कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी आई से लिख लेते हैं। यानी जब आपने उसे देखना शुरू किया, कैलकुलेशन शुरू करी है जब आपने, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, बात क्लियर है। अच्छा, गाड़ी को आपने थोड़ी देर बाद देखोगे, गाड़ी आगे बढ़ चुकी होगी। आगे जब गाड़ी बढ़ जाएगी ना, तो अब इसकी वेलोसिटी इनिशियल नहीं रहेगी बल्कि फाइनल हो जाएगी। अब आगे बढ़ने के बाद गाड़ी रुक भी सकती है या मजीद चल भी रही होगी, तो वो देखते हैं क्या हो रहा है। विथ एन मोशन, अच्छा मोशन कितनी देर के लिए चला, अब गिवन डेटा पे आ जाते हैं। यानी गाड़ी ने मोशन कितनी देर के लिए किया और आपको कितनी देर के लिए कैलकुलेशन करनी है, t = 10 मिनट्स। अब आप सब बच्चों को ये बात पता है कि हम मिनट्स में कैलकुलेशन पसंद नहीं फरमाते हैं, हम फरमाते हैं सेकंडों में कैलकुलेशन को। तो 60 से मल्टीप्लाई करा दो, 600 हो जाना है इसने, ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया ना। अच्छा, तो बात समझ आ गई। अब आगे देखते हैं। एंड देन इट कम टू स्टॉप, अच्छा कुछ देर बाद ये गाड़ी रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, क्योंकि गाड़ी जब रुक गई तो फिर फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जानी है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने दिमाग में रखना है भाई, गाड़ी रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, 0 हो गई। ऑल ऑब्वियस है, समझने आने वाली बात है। अच्छा अच्छा, रुक गई, मगर एक और वर्ड इस्तेमाल किया, देखो रुक गई तो ये तो आपके दिमाग में फाइनल वेलोसिटी 0 आएगा, मगर उन्होंने फिर एक और वर्ड इस्तेमाल किया कि रुकने से पहले उसकी वेलोसिटी थी 5 सेकेंड। यानी गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही थी, रुकने से पहले उसकी वेलोसिटी हो गई 5 सेकेंड, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं बोली उन्होंने, रुकने से पहले की वेलोसिटी की बात कर दी उन्होंने। इसका मतलब है अब इनकी जो इशारा है वो फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड का है। समझो, मैं कह रहा हूँ यार गाड़ी रुक गई, लेकिन फिर मैंने एक और वर्ड इस्तेमाल कर दिया। पहले मैंने कहा गाड़ी रुक गई, तो आपके दिमाग में यही आएगा जैसे मेरे दिमाग में आया फाइनल वेलोसिटी 0, मगर उन्होंने फौरन ये कह दिया रुकने से पहले उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी। यानी वो ये कह रहे हैं कि इनिशियली मैं 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से था, फिर बाद में रुकने से पहले मैं 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पर आ गया, यानी फाइनल वेलोसिटी की बात करी उन्होंने। सही है। व्हाट वाज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, भी सिंपल एक्सेलरेशन मांग रहे हैं। अच्छा, हमने वेलोसिटीज मेंशन नहीं करी, ऊपर मेंशन कर दी है, चाहो तो नीचे मेंशन भी कर लो ताकि थोड़ा सा काम फॉर्मलाइज हो जाए। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। अच्छा देखो, सिंपल वही फॉर्मूला यूज़ होगा जो हम ऑब्वियस यूज़ करते आए हैं अपने काम एक्सेलरेशन निकालने के लिए, कि A = VF - VI/T, क्योंकि यहाँ पर इसके अलावा कुछ नहीं लग रहा, आपको खुद भी समझ आ रहा होगा। 5 - 1 / 600, तो A निकाल लेते हैं, बहुत कमी होनी चाहिए इसकी वेलोसिटी ओ एक्सेलरेशन। तो 5 - 1 / 600, द आंसर इज 0.006 मीटर पर सेकेंड। बस असल में जो मुश्किल था ना वो यही था कि आपने फाइनल वेलोसिटी को आइडेंटिफाई करना था, क्योंकि उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल कर दिया रुकने से पहले का, तो बस, और उसमें तो इतना मुश्किल नज़र नहीं आ रहा था शुरू से ही। अच्छा, एक और बात करते हैं, एक और चीज़ को समझते हैं। वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे हम स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मोटरसाइकिल कवर्ड 2 किलोमीटर। अच्छा, सिंपल सी बात करते हैं, एक अच्छा सा मोटरसाइकिलिस्ट बनाते हैं। ये हमारी आ गई महंगी वाली मोटरसाइकिल, ये इसके आ गए हैंडल, ठीक है, ये हैंडल आ गया, और ये इस पर हमारा मोटरसाइकिलिस्ट आ गया, ठीक है। आई होप अच्छा लग रहा हो। अच्छा, ये मोटरसाइकिलिस्ट ना मोटरसाइकिल चला रहा है। अब ये क्या करता है, ये बहुत तेज़ चला रहा है, ठीक है, गिवन डेटा। अब जब ही तो इसने सिर्फ 8 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर कवर कर लिया, गिवन डेटा 2 फाइंड। तो ये बहुत तेज़ मोटरसाइकिल चला रहा है, इससे पता चल रहा है कि इसने कितने कम टाइम में 2 किलोमीटर कवर कर दिया। तो
8 मिनट, यानी टाइम इन्होंने क्या बताया 8 मिनट। अब वही अगेन बात है कि मिनट में रखना मैं पसंद नहीं करता, तो मैं क्या करूँगा 60 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो 60 से मल्टीप्लाई करा के 480 सेकेंड हो जाना है। सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है। समझ लो कि 480 सेकेंड में इसने 2 किलोमीटर कवर किया है, यानी डिस्टेंस कितना दे दिया इन्होंने, डिस्टेंस आपको दे दिया 8 किलोमीटर। अब देखो किलोमीटर में भी रखना पसंद नहीं करता, मैं मीटर में रखना पसंद करता हूँ, तो 1000 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। के का मतलब 1000 होता है, सिंपल है। तो मेरे पास आ गया 8000 मीटर। ठीक है, अच्छा बात समझ आ गई। डिस्टेंस भी निकल गया हमारा, मुख्तलिफ क्वांटिटीज हम निकालते जा रहे हैं। अच्छा सॉरी 8 नहीं है, देखो ये जल्दी जल्दी में ना गड़बड़ हो रही है। ये 2 किलोमीटर कवर किया, मैं उस वक्त बोल भी रहा था और लिख 8 किलोमीटर दिया, तो इंशाल्लाह आगे से नहीं होगा। तो 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर इसने कवर किए हैं जस्ट 8 मिनट के अंदर। यहाँ इससे सेकंडों में कहोगे तो 480 सेकंड है। चलो बात क्लैरिटी में आ गई है। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है, मैं आगे देखो क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ द साइकिल, या अच्छा मोटरसाइकिल नहीं है साइकिल है, कर कोई मसला नहीं है, साइकिल कह लो मोटरसाइकिल कह लो। तो जो साइकिल है वो उसकी वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यानी वी की बात कर रहे हैं, तो जो कि है मेरे पास 1 मीटर पर सेकेंड की, यानी 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर कर रहा है। अच्छा अब निकालना क्या है वो तो बताया नहीं इतनी देर से, एक्सेलरेशन निकालनी है। ठीक है, टू फाइंड में हमें इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। सोल्यूशन, अब देखो ये डेटा देख के समझ में आ रहा है कि हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं मोशन की। सिंपल है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगी। कैसे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में वजह बताता हूँ क्यों। देखो यार जब भी आपको ना इनिशियल वेलोसिटी दी हुई हो, टाइम दिया हुआ हो, तो समझ जाओ कि यार इसमें ना सेकंड या थर्ड लगनी है इक्वेशन। अच्छा अब मजीद डेटा समझने के लिए बस इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख डालो, तीनों लिख सकते हो एक साथ, कोई मसला नहीं है। अब खुद बताओ सारा डेटा गिवन है, बिल्कुल गिवन है, ज़रा पता लगा लो। तो 2000 मीटर और 1 और 480 और एक्सेलरेशन तो पता लगानी है ना, और 480 का स्क्वायर, तो इसको इधर ले आओ, 2000 माइनस 480, इसको 480 को डिवाइड करा दो यहाँ लाके। समझ में आया क्या किया, नहीं आया चलो मैं बता देता हूँ। देखो 1 से मल्टीप्लाई कराया, उधर ले आया माइनस हो गया, सही है। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया, दिस इज आवर फाइनल वन। कभी कभार चीज़ों को एक्सटेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हमें डायरेक्ट आंसर आ जाता है। एक मिनट जस्ट कैलकुलेशन कर लूँ, तो यहाँ भी आंसर वही आया जो ऊपर आया था, नहीं बल्कि यहाँ आंसर अलग आ रहा है। एक मिनट, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। अच्छा इसका ज़रा आंसर वेरिफिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि इसका आंसर हमारा जो है ना वो, अच्छा इक्वेशन ऑफ मोशन ही गलत लिखी है, 1.2 गायब है। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन में भी गलती हो गई, आज गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो ये 1.2 गायब था, इसी वजह से 1/2 गायब था, इसी वजह से आंसर गलत आ रहा था। तो सही है, समझ में आ गया ना। तो इसको एक काम करते हैं, आप ये इस तरह सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसको इस तरह सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। पहले क्या कर लेते हैं, पहले 2000 माइनस 480 कर लेते हैं, सही। और 1/2 और a और इसके स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाए काम हमारा। तो 2000 माइनस, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन में देख के मुझे लग ही रहा था कि कहीं गलती हो रही है मुझसे, चलो कोई बात नहीं, अब आगे गलती चली जाती तो फिर मुझे अफसोस होता। ठीक है, तो 1/2 a और 480 का स्क्वायर, ये यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। जल्दी जल्दी में आप काम करोगे ना यही होगा। अगर आपका ध्यान आपके काम पर नहीं है ना, आपका ध्यान किसी और तरफ है, इंटरनेट देखने में है, खेलने कूदने में है, किसी से बात करने में है, तो आपको यही होगा, चाहे आप टीचर हो या स्टूडेंट हो, कोई भी हो। पूरी दिलजोई के साथ जब तक काम नहीं करोगे आपको आपका गोल नहीं अचीव होगा। आप अपने आप को भी धोखा देना शुरू कर दोगे कि यार मैं कर लूँगा, मुझे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब काम करते हैं तो सिर्फ काम करते हैं, इसके अलावा और दिमाग को दूसरी तरफ से हटाते हैं। बिल्कुल सही आंसर आया,
चाहो तो ये 9 भी लगा लो, बस वो 1/2 मुझसे मिस हुआ, जिससे मेरा आंसर पूरा ख़राब हो रहा था। लेकिन बस ये है कि मेरे पास सॉल्यूशन था तो मैंने देख लिया कि हाँ ये गलती हो रही है। आखिरी न्यूमेरिकल करते हैं, यहाँ हो जाएगा। अच्छा, तो हमारे पास क्या है, वर्क एग्जाम्पल नंबर 5 वर्क एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहे हैं, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ, समझो जरा, समझो एक बॉडी है आपके पास, यहाँ पर एक बॉल है, बॉल को बॉडी समझ लो, इस बॉल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन कराया जा रहा है। अच्छा, अब किस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल मोशन कराया जा रहा है, मैं यहाँ लिखता हूँ गिवन डेटा, लिखता हूँ गिवन डेटा और टू फाइंड। अच्छा, वेलोसिटी क्या है, v0 कहेंगे हम इसे, जो क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। एंगल कितना है, यानी ये जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, ये एंगल बना रहा है आपके पास 50 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसे कर दो। टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ये वर्टिकल प्लेन होता है। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, देखो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं वो, ठीक है। टू फाइंड में क्या बताना है आपने, टी बताना है। एक तो टी होता है कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया, या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला भी लिखूंगा तो आप समझ जाओगे। तो सोल्यूशन देखो, t इज इक्वल टू 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ आपको गिवन ना हो, सब पता है आपको, आप आंसर निकाल लो बस। तो ये 2 आ गया, ये 20 आ गया, बल्कि 20 था ना, 20 आ गया, ये साइन 50 आ गया, और ये 9.8 रख लो, 10 रख लो, जैसा अच्छा लगे, लेकिन 9.8 रखो। अमूमन कैलकुलेशन 9.8 से डन हुई भी होती हैं। 2 × 20 मल्टीप्लाई साइन 50 डिवाइडेड बाय 9.8, द आंसर इज 3.12 सेकेंड। अब 3.12 सेकेंड आपको क्या बता रहा है, ज़रा मुझे ये बताओ, कमेंट सेक्शन में बता दोगे तो बेस्ट हो जाएगा। 3.126 भी चाहो तो लिख सकते हो। देखो 3.126 आपको ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको जो टाइम लगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम लगा ना, वो आपको बता रहा है कि ये इतना टाइम है, ये इतना टाइम है। सही है, समझ आया। चलो, अब हमारे वर्क एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल डन हो गए। अब हमने अपने न्यूमेरिकल डन करने मतलब सेल्फ असेसमेंट में तो नहीं दिए मैं, यहाँ बैक ऑफ द यूनिट के करने हमने न्यूमेरिकल। चलो मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर करता हूँ। अब उनमें थोड़ा न्यूमेरिकल मुश्किल भी हैं, इतने भी मुश्किल नहीं है कि कर ना सको, थोड़े मुश्किल हैं, थोड़े इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समझना पड़ेगा आपको। 1-2 है बस, बाकी तो फिर वो नॉर्मल न्यूमेरिकल्स ही दिए हैं उन्होंने, इतने कोई मुश्किल नहीं है। बस कॉन्सेप्ट समझना, जो मैं बात बताऊँ अच्छी तरह सुनना। यहाँ कैलकुलेशन में जो एरर हो रही थी, अब वो वहाँ एरर नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि अब मैं उसमें आपको ज़्यादा तवज्जो के साथ कराऊँ। तो स्टूडेंट अब जो है वो अपना न्यूमेरिकल नंबर 1 करते हैं और उसको देखते हैं कि वो कैसे होगा। अच्छा, अब हमारा है न्यूमेरिकल नंबर 1। अच्छा, अच्छी तरीके से समझना है इसको कि ये कैसे हो रहा है। देखो कहा क्या जा रहा है, अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ, एक हेलीकॉप्टर है आपके पास, ठीक है। एक अच्छा सा हेलीकॉप्टर मैं आपके लिए बना देता हूँ, ठीक है। ये एक हेलीकॉप्टर है आपके पास। अच्छा, अब ये हेलीकॉप्टर उड़ेगा, ठीक है, ये हेलीकॉप्टर हो गया आपका, ठीक है, ये हेलीकॉप्टर हो गया। अब इस हेलीकॉप्टर में हमने क्या रखा है, इस हेलीकॉप्टर में मैं पूरा सिनेरियो बताता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये हेलीकॉप्टर कहां से उड़ेगा, ग्राउंड से उड़ेगा। इस हेलीकॉप्टर के अंदर हमने रखा है राशन रखा है। क्यों, क्योंकि देखो कहीं पे अगर सैलाब आ जाए और कोई आफत आ जाए तो हम क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर में राशन वगैरह रखते हैं और उस जगह पे जाके ड्रॉप करते हैं, क्योंकि पानी आ जाता है तो ज़मीन से तो जा नहीं सकते। तो समझ लो इस हेलीकॉप्टर के अंदर हमने राशन रखा हुआ है, राशन के बैग रखे हुए या डब्बे रखे हुए। अब ये हेलीकॉप्टर उड़ेगा, समझो ये हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ा, ए पॉइंट से उड़ा, ए पॉइंट से ये हेलीकॉप्टर उड़कर इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पर आया। पहले ये भी दिमाग में रखना कि ये हेलीकॉप्टर उड़ा और उड़कर जो है ना वो ऐसी जगह पर गया जहां पर राशन पहुंचाना है। सही है, तो ये हेलीकॉप्टर उड़ा और यहां पर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया। सही है। अब देखो ये किस स्पीड से ऊपर गया, ये हेलीकॉप्टर किस स्पीड से ऊपर गया, ये गया vi की मदद से ऊपर, यानी vi इसकी स्पीड थी। तो गिवन डेटा लिख लो साथ ही साथ, गिवन डेटा, फिर टू फाइंड लिखो।
तो स्पीड कितनी थी इसकी, जिसे हम वी आई बोलेंगे, जो कि है हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड। सही है, ये इसकी स्पीड हो गई। अच्छा, अब कितनी हाइट पर ये गया, यहां तक गया ये, तो ये हाइट कितनी हो गई, ए पॉइंट से उड़ा बी पॉइंट तक गया, और कितनी हाइट पर गया, 80 मीटर पर गया। सही है। चलो, ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है आपका, इसको समझना। अच्छा, अब ग्राउंड से अब इसने ऊपर जाके क्या किया, यानी सी पॉइंट, बी पॉइंट पर आके इसने क्या किया, बी पॉइंट पर आके इसने पैकेज ड्रॉप किया। समझ रहे हो, बी इस पॉइंट पर आकर, यानी सैलाब वाली जगह पर आकर इसने पैकेज को फेंक दिया अपने से बाहर। अब मजे की बात सुनो, जब ये पैकेज को फेंकेगा ना, तो आपने बताना है ये पैकेज यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लेगा। सही है, लेकिन एक मजे की बात, एक साइंस, एक फिजिक्स, जब यहां पर बी पॉइंट पर, ये बी पॉइंट है, ठीक है, यहां देखो लिखा हुआ है, ये जब बी पॉइंट पर हेलीकॉप्टर पैकेज फेंकेगा ना, तो डायरेक्ट पैकेज जमीन पर नहीं आएगा, फिजिक्स की वजह से। क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर जिस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था, वो वेलोसिटी क्या थी, 12 मीटर पर सेकंड की। तो जब यहां पर आके पैकेज को फेंका जाएगा ना, तो हेलीकॉप्टर डायरेक्ट जमीन पे नहीं पैकेज डायरेक्ट जमीन पे नहीं आएगा, पहले थोड़ा सा पैकेज ऊपर की तरफ जाएगा, यानी सी पॉइंट तक जाएगा। सी पॉइंट पर जाकर फिर पैकेज जमीन पर आएगा। बात समझ आई? हुआ क्या, देखो, हेलीकॉप्टर उड़ा, इस पॉइंट पर आया, बी पॉइंट पर आया, बी पॉइंट पर आके उसने पैकेज को ड्रॉप कर दिया, लेकिन पैकेज डायरेक्ट जमीन पे नहीं गिरा, पहले थोड़ा सा ऊपर गया, यानी बी से सी तक गया। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, देखो सेम डिस्टेंस पर है, तो बी का हो गया ना, ये सी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। तो हेलीकॉप्टर ए से बी गया, उसने पैकेज को ड्रॉप किया, पैकेज जमीन पे नहीं गिरा बल्कि ऊपर चला गया, यानी वो टाइम T1 लेगा बी से सी तक जाने में। सही है। फिर T2 टाइम लेगा सी से ए तक आने में। सही है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे आएगा, T1 को, मतलब टोटल कितना टाइम लगा उसको जमीन तक आने में, कि पहले T1 देखना पड़ेगा, फिर उसको ऐड करना पड़ेगा T2 तक। ठीक है, पहले T1 को T2 में ऐड करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि टोटल टाइम कितना लगा B से C जाने में, फिर C से A आने में। अगर डायरेक्ट B से A आ जाता तो मसला ही नहीं था, लेकिन वो पहले B से C गया, फिर C से A आया, तो ये वाला टाइम कितना हो गया, T1 हो गया, और ये वाला टाइम T2 हो गया। ठीक है भाइयों बहनों, बात समझ आ गई? बस इसी चीज़ को आपने अपने दिमाग में रखना था। इस डायग्राम को जिस बच्चे ने समझ लिया, ये न्यूमेरिकल उसके लिए हलवा हो गया। तो पहले निकालते हैं T1। अच्छा, हाइट कितनी कवर की उसने, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसे आप डिस्टेंस कह लो, एस कह लो, अभी एस कह लो फिल फॉर, या हाइट, बल्कि हाइट लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या एस भी कह सकते हो, कोई मसला नहीं है, डिस्टेंस भी कह सकते हो। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस S1 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस S2 होगा, तो यानी अभी हमें S2 दे दिया गया, जिसे मैं H कह रहा हूँ, 80 मीटर। तो टाइम T1 का है, तो डिस्टेंस S1 कह लो ना। सही। ठीक है, अब मुझे ये T1 निकालना है, फिर T2 निकालना है, फिर दोनों को ऐड करना है। T1 निकालने के लिए इक्वेशन लिखते हैं। कौन सी इक्वेशन यूज हो सकती है, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि मुझे टाइम चाहिए और मेरे पास डिस्टेंस मौजूद है, इसी। अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी वाली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखो, सेकंड नहीं लगा सकता, ठीक है, थर्ड भी नहीं लगा सकता, क्योंकि सेकंड और थर्ड में आपको चाहिए होता है एस, जो कि अभी भी अननोन है, एस नहीं पता, तो इसीलिए मुझे लगानी पड़ेगी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वी एफ नहीं है, देखो जब यहां से हमने ड्रॉप किया तो वो यहां तक आएगा ना, और आप लोगों को ये बात पता है कि जब कोई चीज़ आप ऊपर फेंकते हो तो वो थोड़े से टाइम के लिए यहाँ रुकती है, फिर नीचे आती है। अब समझो, मैंने इस ढक्कन को ऊपर फेंका, तो ढक्कन यहाँ पर पहुँचकर थोड़े से टाइम के लिए रुकेगा, फिर नीचे आना शुरू होगा। तो इसी तरह से पैकेज जब यहाँ से सी तक गया तो सी पॉइंट पर जाके थोड़ा सा रुकेगा, तो वी एफ इक्वल टू 0, तो 0 माइनस 12, अच्छा ये जी हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, वो नेगेटिव में आएगा क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, 9.8 और सॉरी जस्ट टी,
माइनस हो जाएगा, वो 12 वहाँ जाके और माइनस 9.8 आ जाएगा और ये T1 आ जाएगा। ठीक है, 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम T1 की बात कर रहे हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 12 डिवाइडेड बाय 9.8, द आंसर इज 1.22 सेकेंड। ठीक है, बात समझ आ गई बच्चों को? चलो बात समझ आ गई, बहुत अच्छी बात हो गई, मज़ेदार बात हो गई। अच्छा, अब करते हैं हम S1 निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने टाइम निकाल लिया। S1 क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी नहीं पता, जो कि S है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी नहीं पता, जो कि S है, तो S भी निकाल लेते हैं। देखो मैंने टाइम तो T2 कह दिया, लेकिन डिस्टेंस को S कह रखा है, मसला नहीं है, क्योंकि मैंने इसको S2 कह दिया था, इसलिए। समझ रहे हो ना बात? देखो, इसको प्राइम करना चाहो तो प्राइम कर लो, ताकि आप बच्चों को ना मुश्किल ना हो कि यार ये क्या कर रहे हैं सर हरकत। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 80 मीटर, सही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया S1, तो C से लेकर A तक का डिस्टेंस हो गया S2। अब समझ गए? कंफ्यूज नहीं होना बस बिल्कुल भी, कर क्या रहा हूँ मैं। अच्छा, अब S1 निकाल लेते हैं। अभी मैंने कहाँ से लेकर कहाँ तक का टाइम निकाला है? टाइम निकाला है मैंने B to C। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का निकाल रहा हूँ? B to C। तो S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT का स्क्वायर, S1 कह लेते हैं। अच्छा, अब वैल्यूज़ को ज़रा सब्स्टिट्यूट करके डिस्टेंस निकाल लो। VI कितना था? 12, और टाइम कितना है? 1.22 आया, और 0.5 आया, और माइनस आएगा 9.8 क्योंकि ऊपर जा रहे हो, और 1.2 का स्क्वायर आया। चलो कैलकुलेट कर लो, 12 मल्टीप्लाई 1.22, तो 14.64 माइनस माइनस प्लस माइनस। अब इन सबको आपस में सॉल्व कर दो, 0.5 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 1.2 का स्क्वायर, द आंसर इज 7.056। अच्छा, 14.64 माइनस 7.0, तो यार 7.584 मीटर, सही है। अच्छा, अब S2 निकालना है, तो S2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? S1 और S प्राइम को ऐड करना पड़ेगा फॉर टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कैसा आएगा? S2 प्लस S प्राइम, सॉरी S1 प्लस S प्राइम, तो S2 आ गया। तो S1 कितना आया? 7.584 प्लस 80, तो S2 कितना आ जाएगा? 87.587 मीटर। ठीक है बच्चों, समझ आ गया ना क्या किया मैंने? कोई मुश्किल काम मैं कर ही नहीं रहा, और मैं करता भी नहीं हूँ। अच्छा, थोड़ा सा हमारा जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा आ रहा है, उसकी वजह ये है कि हमारी ना ये वाली वैल्यू ज़्यादा आ गई है। चलो कोई मसला नहीं है, चल जाता है, इतना तो बड़ी बात नहीं है। अगर 4 लिख लोगे तो बुक के एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अगर करूं, तो अगर मैं बेहतर कर रहा हूं, कोई मसला नहीं है, ठीक करा है मैंने काम, कोई गलत नहीं किया, जस्ट मैंने ना इसको थोड़ा सा बेहतर कर लिया है। हाँ सही है, कोई मसला नहीं, जाने दो, चलने दो, जो था वही सही है। ठीक है, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। अच्छा, तो हमारा कितना आ गया डिस्टेंस? 87.584। ठीक है, अच्छा अब S2 आ चुका है, T2 निकाल लो, 42 फॉर T2। अच्छा, T2 के लिए अगेन मैं यूज करूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S2 इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। अच्छा, अब ये हो गया T2, तो मुझे निकालना है, तो ये T2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि T2 तो मुझे कैलकुलेट करना है ना, तो उसको मैं T2 कर दूंगा। अच्छा, अब जरा मेरी बात सुनो, जब पैकेज यहां पर आएगा, अब देखो इसको इग्नोर कर दो, VF खत्म हो गया, अब नई कैलकुलेशन शुरू हो रही है। अब ये कंसीडर करो मैं C से A आ रहा हूं, तो C पर जो वेलोसिटी होगी अब वो क्या हो जाएगी? पहले तो वो फाइनल थी, क्यों? क्योंकि मैंने यहां से यहां तक चेक किया, तो यहां इनिशियल वेलोसिटी थी, यहां फाइनल। लेकिन अब मैं यहां से कैलकुलेशन शुरू कर रहा हूं, तो अब C पर जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल काउंट होगी। क्यों? क्योंकि अब मैं यहां से कैलकुलेशन शुरू कर रहा हूं, तो VI जो है यहां 0 हो जाएगी। देखो पहले तो मैंने कैलकुलेशन यहां से यहां तक करी ना, तो इसलिए यहां VI हो गई थी जो कि 12 थी, और यहाँ VF हो गई। लेकिन अब यहां से शुरू कर रहा हूं ना, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 आएगी, तो ये 0 हो गई, और T2 हो गया, हाफ आ गया। A तो वही 9.8। अब नीचे की तरफ आ रहे हो तो पॉजिटिव होगा,
T2 का स्क्वायर। एस कितना निकाला था 87.58, ठीक है। तो ये चलो ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप बच्चों को समझ में आ जाए। कुछ नहीं किया, कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9.8 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। तो ज़रा इसको सॉल्व कर लो। 87.58 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 9.8, द आंसर इज 17.87 सेकेंड। अब स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर हटाना है, तो पॉजिटिव वैल्यू लेना। 17.87, द आंसर इज 4.22 सेकेंड। ये T2 था आपका, T2 था लिखा हुआ है T2, सही T2 था। क्यों T2 था? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम है। अब टोटल टाइम निकालना है, पहले ये वाले टाइम को इस वाले टाइम में ऐड कर दो। देखो पहले आपका पैकेज यूं गया फिर यूं आया वापस, तो T1 एट T2 फॉर टोटल टाइम, जिसे हम T कह लेते हैं, ठीक है। तो T1 प्लस T2 से निकल आएगा। T1 कितना आया 1.22 आया था और T2 कितना है 2.22 आया था, तो T1 आ जाएगा, T आ जाएगा। तो 1.22 प्लस 4.22 5.4444 आ रहा है मेरा, और बुक में शायद 5.42 था, मेरा 44 आ रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं है, मेरा 44 आया, ठीक है। समझ में आया? देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में ले जाके समझाया, कोई भी चीज़ छुपाई नहीं, छुपाने वाली बात थी भी नहीं, इसलिए भी नहीं छुपाई, ठीक है बच्चों। जिस बच्चे ने इस न्यूमेरिकल को कर लिया, बोर्ड में भी कर दिया, उसका आंसर ठीक भी आ गया, तो पूरे नंबर उसको 5 मिल जाने। और टीचर बड़ा इंप्रेस हो जाता है इस तरह के न्यूमेरिकल जब बच्चे का देखता है टीचर के इतना अच्छा करके गया। डायग्राम भी बना दोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, असल है डायग्राम, वरना तो ये न्यूमेरिकल कभी समझ ही नहीं आना किसी भी इंसान को। अगर डायग्राम हटा दी बीच में से, मैंने खुद भी समझाते वक्त, तो भी आप बोलोगे सर ये आप क्या समझा रहे हैं, कुछ समझ तो आ नहीं रहा आपकी बात, क्या T1 है क्या T2 है, जब तक आप डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे। तो डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर ये न्यूमेरिकल बेकार है, हो भी नहीं सकता। और अगर आपने सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आपने रटा हुआ था, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। चलो अच्छा, अब T2 का T2 बोल रहा, न्यूमेरिकल 2 करता है। टगबोट देखिए, टगबोट कभी गए हो मनोड़ा वगैरह, KPT गए हो तो वहाँ पर वो देखा होगा ना, शिप के आगे एक टगबोट लगी होती है जो कि शिप को खींच रही होती है। फिल्मों में देख लेना, टगबोट लिख लेना, आ जाएगा। तो यहाँ उसी टगबोट की बात हो रही है। समझो आपका ना ये शिप खड़ा हुआ है, ठीक है, तो बड़ा बना लेते हैं थोड़ा। समझो आपका ये शिप खड़ा हुआ है, बड़ा पानी का शिप है। अब जब बड़ा शिप जो है ना वो किनारे पे आ जाता है ना, तो वो अपना इंजन बंद कर देता है, फिर टगबोट उसको आराम आराम से खींचकर जो है वो लगाती है किनारे पे ले जाकर, वरना वो अपना इंजन यूज़ करेगा, फिर तो वो किनारे के अंदर ही घुस जाना है उसने, ठीक है। तो समझो यहाँ से उसको टगबोट खींच रही हैं। एक टगबोट इसे थोड़ा सा ना, ये 2D बोर्ड है, इसको ना ऐसे कर लो। समझो ये हमारा शिप है, ये पॉइंट हमारा शिप है। एक टगबोट उसे आगे की तरफ खींच रही है, एक टगबोट इसे इस तरफ खींच रही है, मगर दोनों उसे आगे की तरफ ही लेके जा रही हैं। लेकिन ऐसे नहीं खींच सकती वरना तो एक दूसरे टकरा जाएंगे, तो इसलिए यूं करके खींच रही हैं। अच्छा तो देखो इस तरफ हमारा शिप जा रहा है। अच्छा टोटल एंगल कितना बन रहा है? टोटल एंगल बन रहा है 60 का। अच्छा मैंने पढ़ा नहीं है न्यूमेरिकल, पहले पढ़ दूं। 2 टगबोट्स, 2 टगबोट्स हैं। एक टगबोट ये रही जिसे हम T1 कह लेते हैं, ये हमारा शिप है, और एक टगबोट हमारी ये रही। टगबोट एक ये रही, एक ये रही, इसे T2 को लेते हैं, सही है। अच्छा और कितने टन की फोर्स लगा रही हैं? T2 T1 दोनों मिलकर, ठीक है, याद रखना यहाँ लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। गिवन डेटा 2 दोनों टगबोट मिलकर फोर्स लगा रही हैं, ईच एक्सर्ट अ फोर्स, यानी दोनों मिलकर नहीं, मतलब दोनों लगा रही हैं लेकिन सेम फोर्स लगा रही हैं, दोनों मिलकर नहीं लगा रही। सर अब अल्फाजों को समझो। हर टगबोट, ये टगबोट भी 6000 न्यूटन की फोर्स लगा रही है, ये टगबोट भी 6000 न्यूटन की फोर्स लगा रही है, ये टगबोट भी 6000 न्यूटन की फोर्स लगा रही है। अच्छा एंगल कितना बना रहे हैं? दोनों मिलके 60 बना रहे हैं, याद रखना दोनों मिलके एंगल बना रहे हैं 60। तो एक कितना बनाएगी? 30, है ना।
अच्छा डिवाइड हो जाएगा ना आधा आधा, क्योंकि सेम फोर्सेस लग रही हैं। अब रिजल्टेंट फोर्स लगानी है, निकालनी है, यानी रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही है, टोटल फोर्स हमारे पास कितनी लग रही है, हमें ये बतानी है रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही है। ठीक है, चलो आओ तो स्टार्ट करते हैं, आगे करते हैं। ज़्यादा कुछ यहाँ मिलेगा नहीं आपको, बस फोर्सेस ही निकालनी है। अच्छा अब देखो ज़रा मज़े की बात देखो, इसको कंसीडर करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसीडर करो। इसको हम कह लेते हैं T1x, क्योंकि देखो एंगल बन रहा है ना। आप बोलोगे सर वो y कॉम्पोनेंट है, देखो y कॉम्पोनेंट तो है लेकिन मैं उसे x बोल रहा हूँ। देखो x और y कहना ये तो हमारी मर्जी होती है ना, तो मैं इसे यहाँ x कह रहा हूँ। बेशक ये y कॉम्पोनेंट है, मतलब ये परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट है, लेकिन परपेंडिकुलर को मैं x कह रहा हूँ और ये T2x है। सही है, इसको याद रखना। एक T1x हो गया, एक T2x हो गया। अच्छा सोल्यूशन करते हैं। रिजल्टेंट फोर्स पता लगानी है, यानी टोटल फोर्स कितनी लग रही है दोनों को मिलाकर। ठीक है, चलो तो पहले T1x पता लगा लेते हैं। अब आप बोलोगे सर तो ये फोर्स के लिए T1 शो कर रहा हूं मैं यहां पर। अच्छा तो अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या होगा कि T1, पीछे फॉर्मूला पढ़ा था ना। देखो मैं दोबारा फॉर्मूला तो मतलब नहीं बता सकता, मतलब उसका कॉन्सेप्ट दोबारा तो रिकॉल नहीं कर सकता, वरना इसमें भी आधा घंटा लग जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला याद आ रहा है ना कि T1x T1 साइन थीटा, याद पड़ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि भाई देखो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, तो आपको परपेंडिकुलर और बेस का पता करना है। देखो ये वाली फोर्स जो है ना ये 600 है, ये वाली फोर्स 600 न्यूटन 6000 न्यूटन की है, ये वाली फोर्स 6000 न्यूटन की लग रही है। सही है, तो T1x, T1 कितना है 6000 और साइन कितना दिया हुआ 30। चलो इसी तरह T2x भी निकाल लेना, क्योंकि हमें ना, मैं अभी कर देता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगी बात। तो आधा हो जाएगा, क्योंकि आधी यूं हो गई। वजह सुनो आधी क्यों हो रही है, क्योंकि देखो वो सीधी फोर्स नहीं लगा रहे हैं, वो एंगल बना के फोर्स लगा रहे हैं, तो इसलिए फोर्स आधी हो गई है एंगल बनने की वजह से। अच्छा अब इसी तरह फॉर T2x निकाल लो, फॉर T2x तो सेम होगा। तो देखो ना ये भी परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो 600 T2x के लिए क्या होगा T2 साइन थीटा, 6000 है बल्कि साइन 30, तो T2x 3000 न्यूटन। ठीक है, तो x कंपोनेंट में कितनी आ गई आपके पास। अच्छा अब देखो एक टग बोट ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, यानी इसकी डायरेक्शन ऐसे है। एक टग बोट इस तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, देखो एक बंदा उस तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, एक बंदा इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में, यानी ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं शिप को। समझो मेरे हाथ इस तरह खींच रहा है, मेरा एक हाथ इस तरह खींचा जा रहा है, तो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन आएगी ना। ठीक है, अच्छा अब हम ये निकालते हैं, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो अब ज़रा पता करते हैं। चलो तो T2y पता कर लेते हैं, इसको y कह रहे हैं T2y। अच्छा जो T21 आएगा वही T2y आएगा, जो T2y आएगा वही T1y आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं T1, क्यों उसकी वजह सुन लो ना, क्योंकि T1 और T2 सेम है तो इसलिए ये भी सेम आएगा। अब फॉर्मूला लिखते हैं सोल्यूशन। देखो ये बेस है और हाइपोटेन्यूस, तो क्या पढ़ाया था मैंने T2y और T1y इज इक्वल टू T, साइन लगा लो कॉस लगा लो सेम आएगा। सही है, 1 लिख लो या 2 लिख लो, साइन थीटा। तो कितना हो गया आपके पास 6000 साइन 30। तो 6000 मल्टीप्लाई बाय साइन 30, एक मिनट, नहीं कॉस आएगा, साइन थोड़ी ना आएगा, कॉस आएगा ना, क्योंकि बेस की बात हो रही है ना। सर तो मैंने साइन लगा दिया, तो कॉस आएगा। तो ये आ रहा है आपके पास 5196.15 न्यूटन।
अच्छा याद रखना दोनों सेम डायरेक्शन में। अच्छा अब निकालते हैं हम टोटल फोर्स फॉर टोटल। अच्छा अब देखो T1x और T2x एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। क्यों? क्योंकि देखो ना, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में लग रही है, ऐसा हो रहा है ना, ये देखो, ठीक है। तो T1x माइनस T2x और हैं भी सेम, 3000 माइनस 3000, तो ये T1x और T2x जो कि 0 आ रही है, जिसे आप जस्ट Tx कह लो, ठीक है, जस्ट Tx के लिए। अब निकालते हैं फॉर टोटल। किसके लिए? ये x के लिए था, ये y के लिए होगा। तो T2x प्लस, अब ये आप बोलोगे प्लस क्यों लगा दिया भाई आपने? वजह बताता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मुझे वजह पता है इसलिए आपको मैं बता सकता हूँ, ठीक है तो सेम ना। अब वजह सुनो, सुनने के लिए तैयार हो? वजह देखो, दोनों सेम खींच रही है ना, आगे की तरफ खींच रही है। देखो बेशक दोनों आगे की तरफ खींच रही हैं, यूं कर आगे की तरफ देखो, कंपोनेंट देखो, दोनों सेम डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रही हैं, जब भी तो आगे जा रहा है, वरना तो वहीं नहीं रुक जाता। ये वाला कैंसिल क्यों हुआ? क्योंकि ये यूं ऐसे था, लेकिन ये वाला नहीं कैंसिल होगा, ये दोनों सामने खींचेंगी। तो इसको ऐड करो आपस में, यार कितना आ रहा है? 5196.15 ये आ रहा है कुछ, हाँ TY कह लो इसको, ठीक है। ये पूरा का पूरा, इस पूरे फैक्टर को TY कह दिया, तो 10392.3। अब टोटल निकाल लो, मतलब x कंपोनेंट y कंपोनेंट को मिला दो, जिससे टोटल आ जाएगा। तो दोनों कंपोनेंट को मिलाने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसे लिखना पड़ता है ना, याद होगा आपको। तो ये तो 0 आ गया, देखो Tx 0 आ गया, और ये आ गया 10392.3 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो आया 10392.3 न्यूटन। देख रहे हो, इसमें न्यूमेरिकल इन्होंने दिए ही मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है, समझ आया ना? कॉन्सेप्ट भी देखो पूरा बुक पे लिखा है। तो आई होप मेरी बात आपको अच्छी समझ में आई होगी। अगर ना आया हो तो पूछ लेना, मैं ज़रूर गाइड करूँगा, ठीक है। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अभी 4 रहते हैं, चलो आ जाओ जल्दी से 4 करते हैं। आप लोगों ने फ़ौरन देखा होगा कि वीडियो एंड हो रही है, वीडियो एंड नहीं हो रही बेटा, अभी 4 बाकी हैं। जिम्मेदारी पूरी करनी होती है, चाहे ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, बल्कि इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी है। जिस बच्चे को ना कोचिंग से समझ में आया, ना ट्यूशन में समझ में आया, ना कॉलेज में समझ में आया, कहीं भी समझ नहीं आया, तो उसने यूट्यूब खोला, उसको फिर एमी इंग्लिश सेंटर नज़र आया। तो अगर मैं भी वही करूँगा जो सब कर रहे हैं, तो फिर मेरा भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मैं समझा देता हूँ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। कोई गलत कर रहा है, इससे मेरा कोई मकसद नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इससे मकसद है, जबकि घंटों खड़ा होना पड़ता है यहाँ पर। ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जल्दी करेंगे, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। इसके बाद फिर बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसके बाद। देखो, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक हमारे पास अच्छी सी कार है, और एक बात देखो, मैं आप लोगों को कहूँगा मोटिवेशन के तौर पे, इतनी देर से आप वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग वाकई अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो, इसलिए इतनी देर से देख रहे होगे कि यार ज़िंदगी के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी कि यार पढ़ाई छोड़ो, क्यों पढ़ रहे हो यार, खेलो कूदो, मोबाइल चला लो, इंस्टा चला लो, किसी से बात कर लो, किसी को मैसेज कर लो, घूम लो दोस्तों के साथ, मूवी देखने चले जाओ, ये सब कुछ कर लो। अभी दिल नहीं कर रहा, कल पढ़ लूँगा। लेकिन यार एक बात मैं बता दूँ, कामयाब वही होगा, सिंपल अल्फाजों में कह रहा हूँ, जो इन सारी चीज़ों को छोड़ेगा, खेलना कूदना, टाइम ज़ाया करना, इंस्टा टिकटॉक, इन सबको छोड़ेगा और पढ़ लेगा, ठीक है। और फिर जब कामयाब हो जाओगे ना, तो वो लोग जिन्होंने इंस्टा टिकटॉक और इन सब चीज़ों में अपना टाइम ज़ाया कर दिया होगा, वो आप लोगों के पास आएंगे आपसे हेल्प लेने के लिए। तो अब आप खुद सोच लो, आज आप इंस्टा टिकटॉक सब चला लो, घूमो फिरो, खाओ, आउटिंग करो, का पाकिस्तान टूर लगाओ, वर्ल्ड टूर लगाओ, सब कुछ करो, फिर नहीं पढ़ो, फिर देख लेना आगे क्या होगा। हमने देखा है क्या होता है। आपकी मर्ज़ी है ना, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर चलाया तो मैं आपको जो है वो डांटूंगा, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आपकी मर्ज़ी है, कर लो जो करना है, पहला रास्ता चुन लो या दूसरा रास्ता चुन लो। हमारे लिए भी ऐसा होता है कि यार बहुत बार दिल नहीं कर रहा होता पढ़ाने का, बल्कि दिल क्या, यहाँ टांगे जवाब दे जाती हैं कि यार क्यों खड़े हो इतनी देर, लेकिन फिर कहते हैं यार चलो कर लेते हैं ताकि इनके लिए भलाई हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह
हज़ारों लाखों बच्चों को हमने पढ़ाया है एमी इंग्लिश सेंटर ने। आप हमारे व्यूज़ चेक कर सकते हो, लाखों व्यूज़ आए हैं। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक गाड़ी रेस्ट से शुरू हुई। हमें किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, पर ये अफसोस रहेगा इस मुल्क में। आप अप्रिशिएट नहीं किया जाता अगर आप एजुकेशन पे काम कर रहे हो, तो कोई मसला नहीं है, हो जाता है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक गाड़ी रेस्ट से शुरू हुई। एंड मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, तो गिवन डेटा लिख लो और टू फाइंड लिख लो। अच्छा, 5th सेकेंड। अब आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हो। 5th सेकेंड का मतलब 5 सेकेंड नहीं होते, याद रखना, समझो ज़रा। ये 5th सेकेंड का लफड़ा क्या है? देखो, मैंने एक गाड़ी चलाई, 0 सेकेंड से मैंने शुरू की। पहला मेरा हुआ 1 सेकेंड, फिर मेरा हुआ दूसरा सेकेंड, फिर मेरा हुआ तीसरा सेकेंड, ऐसे ही टाइम बढ़ेगा ना। फिर मेरा हुआ चौथा सेकेंड, फिर मेरा हुआ 5वां सेकेंड। जब मैंने कहा ना 5th सेकेंड, तो इसका मतलब है मैंने इस टाइम की बात करी है, इस टाइम की बात करी है। 5th सेकेंड, अगर मैं बोलता 5 सेकेंड तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम, समझे? लेकिन मैंने जब बोला ना 5th सेकेंड, तो इसका मतलब है मैंने इस टाइम की बात करी है, 4 से लेकर 5 सेकेंड के दरमियान जो काम हुआ। इस चीज़ को दिमाग में रखना। ये 5th का जो वर्ड है ना, यहीं बच्चे आके कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर जाते हैं। तो टाइम कितना दे दिया आपको इन्होंने? 5 सेकेंड। अब इसको मैं 5th लिख देता हूँ ताकि आप बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, 5वें सेकंड के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये बताओ। यानी 4 से लेके 5 सेकंड के दरमियान उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये बताना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, देखो कितना अच्छा समझ में आ रहा है। अच्छा, इट कवर, और टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? अच्छा, डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है? डिस्टेंस आपको गिवन, ये कौन सा डिस्टेंस दिया हुआ है इन्होंने? 5th सेकंड में जो डिस्टेंस है आपने वो बताना है। इसको मैं ना S5 लिख देता हूँ, सॉरी इस तरह, तो ये 5S हो जाएगा। ठीक है। इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 35 मीटर्स, कैलकुलेट। अच्छा, एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करनी है और टोटल डिस्टेंस भी बताना है, ST लिख लेते हैं। और 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया ये भी बताना है। सोल्यूशन करते हैं। देखो, S5 बताना है ना, S5 बताना है तो डिस्टेंस बताना है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। VIT, ये इनिशियल वेलोसिटी के लिए, हाफ AT का स्क्वायर। अब देखो, रेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया था उन्होंने, 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये 5 के लिए कर रहा हूँ, तो 0T इक्वल टू 0.5 हो गया और A हो गया। 5th सेकंड की बात हो रही है ना, तो 5वां सेकंड, ये 5 यहाँ रख दिया। तो इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो ज़रा इधर कितना आ रहा है, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आप यहाँ पास, सॉरी, तो ये आ रहा है। अब A नहीं पता मुझे, इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ रहा हूँ, क्योंकि A नहीं पता ना, A की कैलकुलेशन आगे करूँगा। ठीक है। अच्छा देखो, मैंने 5वें सेकंड के लिए वो पता कर लिया डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। अब मैं 4थे सेकंड के लिए पता कर लेता हूं। 5वें को 4थे में से माइनस कर दूंगा। देखो, यहां से लेकर यहां पे 5वां सेकंड हो गया। ये 5th सेकंड नहीं है, ये मैंने 5th सेकंड पुट नहीं किया। यहां जो मैंने 5 पुट किया है ना, वो यहां से लेकर यहां तक का टाइम पुट किया है, जो कि 5 सेकंड है। मैं 1 से लेकर 4 तक का भी पता कर लेता हूं। फिर मैं 4 और 5 को माइनस करूंगा ना, तो इतना बच जाएगा मेरे पास, जो कि मेरे पास 5th सेकंड का डिस्टेंस होगा। वो इसको समझाना था। S4 करते हैं। VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। इनिशियली फिर वही 0 की बात आएगी, तो 4 सेकेंड, तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, द आंसर इज 8। तो देखो, 1 से लेके 4 सेकंड के दरमियान जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो 8 मीटर का किया। अच्छा, यहाँ A भी लिखना होगा। अच्छा देखो, यहाँ भी मैंने यूनिट नहीं लिखा, यहाँ भी यूनिट, क्योंकि वो A मौजूद है, इस वजह से यूनिट नहीं मेंशन कर रहा। ठीक है। अच्छा, अब आओ इन दोनों को ज़रा माइनस करते हैं हमारा। अच्छा, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 36। ठीक है, तो S इज इक्वल टू S4, नहीं बल्कि S5 माइनस S4 होगा ना।
टोटल डिस्टेंस उसने 36 कवर किया, उन्होंने 36 का जिक्र किया था, मतलब इस ड्यूरेशन के दौरान। तो S5 कितना निकाला था? 12.5 माइनस, और ये A आ गया -8A। सॉल्व करो तो रहने आपस में 12 ये दोनों आपस में माइनस हो सकते हैं क्योंकि दोनों के साथ A मौजूद है। तो 4.5A, अब इसको डिवाइड करा दो, A आ गया 36। मतलब एक्सेलरेशन क्या रही और किस एक्सेलरेशन से कितना डिस्टेंस कवर हुआ ये गिवन था। 36 डिवाइडेड बाय, तो 8 आपके पास आ रहा है, ठीक है। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से गाड़ी ने मूव किया है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, इस 8 को कहीं भी पुट कर दो, आपके पास जो है वो आ जाएगा। तो S5 चाहिए था ना, 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो 12.5 और ये A था, तो 12.5 और ये कितना है 8, तो 12.5। एक मिनट कैलकुलेट कर लो, 100 आ रहा है, टोटल डिस्टेंस 100 आया। मतलब टोटल डिस्टेंस से मुराद ये टोटल डिस्टेंस, ये क्या चक्कर है। अच्छा चलो, 5वें सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया वो 100 मीटर आया, सही है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अब अगला करते हैं। अब हमारे पास जो है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 है। शो डेट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या आएगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर। जरा मैं बता देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। देखो प्रोजेक्टाइल के बारे में तो पता है ना, वो तो बताने की जरूरत नहीं है, बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं पता होगा। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, लिख लेना अपने पास, सही, भूल जाओगे फिर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होता है कि यार आप अल्फा प्लस बीटा को मिलाओ तो वो 90 बन जाए, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। समझ रहे हो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कि अल्फा और बीटा को मिलाओ तो वो 90 बन जाए। तो इसका मतलब क्या है कि ये ले लो, अल्फा आपके पास 30 होगा, बीटा आपके पास 60 होगा, तो आपने उन दोनों को मिलाया तो वो 90 बन गया। इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, अब रेंज पता लगानी है हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की मदद से। यानी पहले हम रख लेते हैं, प्राइम कह लेते हैं इसे, तो V0² G साइन थीटा अपॉन, सॉरी ये गलत लिख दिया फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन G। अच्छा, अब थीटा पहले अल्फा रख लो थीटा, ठीक है, उसके बाद बीटा रख लेंगे और फिर रेंज पता लगा लेंगे कि अल्फा जब 30 है तो क्या आ रहा है, यही पता लगाना है यहाँ पे कि भाई वो कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लो, उसमें से पहले अल्फा रख के पता लगा लो, फिर बीटा रख के पता लगा लो। तो अल्फा रख लेते हैं जरा, अच्छा जब मैं इसे 30 रख के कैलकुलेट करूंगा तो साइन 30 कितना आता है, देखो सॉल्व नहीं हो सकेगा क्योंकि V0 नहीं गिवन है, इसलिए सॉल्व नहीं हो सकेगा। तो साइन 30 कितना आएगा हमारे पास, √3/2 V0² G। देखो पॉइंट्स में वैल्यू आती है बेशक, मैं दिखा देता हूँ ना, आप लोगों को टेंशन क्यों ले रहे हो, ये आ रहा है, ठीक है, देखो 1/2। सही है, लेकिन यहाँ पर ना एक गलती हुई हुई है, ये साइन 2 थीटा होता है, तो ये 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखो अब क्या आ रहा है, ये देखो 3/2 आ गया, समझ आ गया, बस वो 2 नहीं लगाया था। तो ज़रा सी गलती पे फिर आपका आंसर खराब हो जाता है। अच्छा, अब फॉर बीटा रख के कैलकुलेशन करो बीटा, तो R = V0² साइन 2 बीटा G। अच्छा, V0² साइन कितना है 60 और ये G, तो साइन 60 × 2, वो सेम ही आ रहा है। अब ये वजह क्या मैं बता देता हूँ, ज़रा इसकी वजह बता देता हूँ। सेम आया, देखो अल्फा रखा तो भी सेम आया, बीटा रखा तो भी सेम आया। इसका मतलब ये है कि देखो आप चाहे 60 पर फेंको या 90 पर, सॉरी 60 पर फेंको या 30 पर फेंको, किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल इसको इससे समझो, आपने एक एंगल बनाया 60 का, आपने किसी चीज़ को 60 पे फेंका, वो यहाँ तक आया,
आपने किसी चीज़ को फेंक दिया 30 पर, वो यहाँ पर आया, बस फर्क क्या पड़ा, 60 पे जब आपने फेंका तो उसने हाइट ज़्यादा कवर की, और जब 30 पे फेंका तो भी उसने हाइट कम कवर की, लेकिन रेंज सेम कवर हो गई, ये बता रहे हैं। तो जब भी आपको दो एंगल निकालने का बोले ना कि यार दो एंगल बताओ कि जिन पे सेम रेंज कवर होगी, तो आप क्या करोगे, एक एंगल निकालोगे, जो भी एंगल आएगा उसको 90 से माइनस कर दोगे, तो दूसरा एंगल खुद ही निकल आएगा। यहां आप देख लो इसको। अच्छा, अब जो इसके बाद मैं आपको कराऊंगा ना, वो मोस्ट फेवरेट है। पता नहीं इतना ज़्यादा फेवरेट न्यूमेरिकल क्यों है। अच्छा, मेरी बातों को याद रखना जो मैंने कहा है, हमेशा अपनी तालीम को प्रायोरिटी पे रखना, बाकी सारी चीज़ों को जो है पीछे रखना, मतलब सोशल मीडिया वगैरह को। सोशल मीडिया आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर का मज़ा देगा, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन ये आपको बाद में नुकसान पहुंचा देगा कि भाई अब आपके पास कुछ नहीं होगा कहने को कि यार मैंने क्या हासिल किया क्या नहीं किया। वक्त के साथ साथ ट्रेंड बदलते रहते हैं, आने वाले वक्तों में सोशल मीडिया के अलावा कुछ और आ जाएगा, लेकिन जो तालीम है उसका ट्रेंड कभी नहीं बदलता, वो तालीम हमेशा तालीम रहती है। अच्छा, ये भी न्यूमेरिकल है जो कि 5 है। वो कह रहे हैं एट व्हाट एंगल, कौन से एंगल पर, टू फाइंड। वो कह रहे हैं कौन सा एंगल होगा, गिवन डेटा में जैसे कंडीशन बताएंगे, गिवन डेटा। वो कह रहे हैं वो कौन सा एंगल होगा जिस पे रेंज और हाइट की वैल्यू सेम आएगी, यानी जो वैल्यू h की आ रही होगी वही r की आ रही होगी। कुछ इस तरह से होगा कि जो वैल्यू h की आ रही होगी वही हाइट की आ रही होगी, हाइट और रेंज सेम आ रहा होगा। थोड़ा सा और बढ़ा देता है, जो वैल्यू हाइट की आ रही होगी वही रेंज की आ रही होगी। तो क्या करते हैं, h इक्वल टू r। तो वो देखो कहा हुआ है ना, एट वट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम इक्वल टू द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बस कुछ नहीं करना, हाइट का फॉर्मूला लिखो और रेंज का फॉर्मूला लिखो, सॉल्व करा दो। हाइट का फॉर्मूला क्या है, v नॉट स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g, यह हाइट का फॉर्मूला है। और रेंज का फॉर्मूला क्या अभी पढ़ा, v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। g से g कैंसिल, v नॉट स्क्वायर से v नॉट स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अच्छा, तो कैंसिल हो गया आपस में, हो गए ना कैंसिल, हाँ। इसको उधर ले जाओ, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 2 उधर चला गया। अच्छा, साइन 2 थीटा हम सबने पढ़ रखा है किसके बराबर होता है, बिल्कुल सही, माशाल्लाह से आप लोगों को आ रहा है। तो साइन 2 थीटा आपके पास, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है, ये इस पे लगा लो स्क्वायर। साइन 2 थीटा आपके पास बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, तो ये 4 हो जाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये कितना हो गया 4 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो जस्ट साइन थीटा और 4 कॉस नीचे आ जाएगा तो कॉस थीटा। तो ये कितना हो गया टेन थीटा। देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, और ये 4, तो थीटा चाहिए ना, तो उसको उधर ले जाओ। चलो टेन इनवर्स पता कर लो। 75 के एंगल पे अगर फेंका, 75 पॉइंट, यस ऑलमोस्ट 76 कर लो, क्योंकि मैंने कहा ना वो 75.9 आ रहा है, तो 76 कर लो। 76 के एंगल पे अगर किसी चीज़ को फेंकोगे ना, हाइट और रेंज सेम कवर होगी, करके देख लेना। तो स्टूडेंट अब जो है अपना क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 6 है बेसिकली। तो क्या कहा जा रहा है, गिवन डेटा देख लेते हैं और टू फाइंड देख लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि अ मोटर शेल इज़ फायर्ड, मोटर शेल एक फायर किया जा रहा है, मतलब यहाँ से एक मोटर शेल फायर कर रहा है। मैंने आपको बताया था ना, दो एंगल ऐसे होंगे जिस पे सेम रेंज कवर होगी, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, तो सेम रेंज कवर होगी। तो यहाँ पर ग्राउंड लेवल कहाँ है और कितना दूर गया है मोटर शेल, यानी 500 मीटर दूर गया है, विद अ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट कह दिया इन्होंने 60 मीटर पर सेकेंड। लॉन्च एंगल क्या होगा, दो एंगल आएंगे, एक एंगल 1 आएगा और एक एंगल 2 आएगा। एंगल 1 ये वाला हो गया, एंगल 2 ये वाला हो गया। तो सोल्यूशन करते हैं। तो r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो 500 वी नॉट, देखो एक मिनट,
500 के साथ आपने क्या किया, जी मल्टीप्लाई करा लिया क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई, और V0 स्क्वायर डिवाइड हो गया और बस साइन 2 थीटा रह गया। सॉल्व करो। फाइव 500 मल्टीप्लाई 9.8 आ जाएगा जी की जगह, अगर चाहो तो डायरेक्ट लिख लो। और 90 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास साइन 2 थीटा, आपके पास आ गया 0.60। अच्छा, साइन को उधर ले जाओगे तो इन्वर्स हो जाएगा, तो ये कितना आ गया आपके पास, साइन इन्वर्स कर लो तो 36 हो गया। अब 2 इसके साथ डिवाइड कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। चलो एक स्टेप आगे ज़्यादा लिख देता हूँ। तो वैसे तो ये 36 के अलावा और भी वैल्यू आ रही है, लेकिन मैं जस्ट 36 ले रहा हूँ क्योंकि हमें एंगल हमेशा पॉइंट में नहीं लेते ना, इसलिए। तो 36 डिवाइडेड बाई 2, तो 18 आपका जवाब आ रहा है। एक तो ये हो गया कि 18 डिग्री पे फेंकोगे तो आपका ना 500 मीटर कवर होगा, मैंने बताया। लेकिन एक एंगल और भी होगा कि जिस पे सेम 500 कवर होगा लेकिन हाइट ज़्यादा होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 90 माइनस थीटा, यानी जो भी आपने एंगल निकाला है उसको 90 से माइनस कर दो, इसे प्राइम कर लो। $72, तो चाहे तो 72 के एंगल पे फेंक लो या 18 के एंगल पे फेंक लो, दोनों में सेम ही आपके पास रेंज कवर होगी। ये आप आई होप अगर पढ़ लो। अच्छा, इसके अंदर और भी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, और भी आ रहा है, मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ना बाद में कन्फ्यूजन ना हो। तो 71.4 हो जाएगा इस तरह से। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो कि सर ने क्या करा दिया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। यहीं तक रखते हैं, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, मैं गाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर